मैं माधव कुमार माथुर जयपुर से एस्ट्रोलॉजर इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कुंडली मिलान का। तो जब भी किसी की कोई शादी होती है तो उनके माता पिता अपने बेटा और वर और वधू की कुंडली जनरली मिलाते हैं, मिलान करवाते हैं। हमारे पास भी कई कुंडलियां मिलने के लिए आती है वर वधू के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि महापुरुष उन्होंने जो व्यवस्था बैठाई है, जिसे हम अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, अष्टकूट मिलान, उसी को हम वर वधू मिलान भी कहते हैं। तो जनरली अष्टकूट मिलान में क्या होता है कि 8 गुण मिलाए जाते हैं और उसमें अगर अच्छे गुण मिल जाते हैं सबके, तो ऐसा माना जाता है कि अष्टकूट मिलान के बाद में उम्मीद करते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी से व्यतीत होता है। तो जनरली कई बार क्या होता है कि जैसे गुण भी अच्छे मिल जाते हैं, उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन जो है दिक्कत में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, और कई लोग कुंडलियाँ मिलवाते भी नहीं हैं तो उनका जीवन बड़ा सुख में व्यतीत होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसलिए आज इसी विषय को लेकर के मैं आया हूँ कि कुंडली मिलान में क्या होता है, अष्टकूट मिलान क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या है, जब पेरेंट्स जाते हैं तो पंडित जी ने जो कह दिया कि साहब मिल गए, गुण मिल गए, तो थोड़ी सी नॉलेज हमें भी होनी चाहिए कि ये वास्तव में है क्या, अष्टकूट मिलान किसे कहते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें अष्टकूट मिलान जैसे नाम से ही जाहिर है कि 8 गुणों का जो हम मिलान करेंगे उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। एक्चुअल में ये जो मिलान होता है ये नक्षत्रों का मिलान होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नक्षत्र मेलापक। तो अष्टकूट कौन कौन से होते हैं, मैंने यह मेंशन किया है कि पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है आपका वश्य विचार, तीसरा आपका है तारा विचार, चौथा है योनि का विचार, पांचवा हम करते हैं ग्रह मैत्री विचार, छठा हम करते हैं गण का विचार, सातवां हम करते हैं भकुट विचार और आठवां नाड़ी का विचार करते हैं। तो जिस सीरियल से मैंने ये आपको बताया उसी सीरियल से इनको मार्क्स भी मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। उसी को काउंट करके हम ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में इतने गुण मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैंने सीरियल से इनका नाम लिया तो वैसे वैसे सीरियल के हिसाब से ही इनको मार्क्स मिलते हैं। जैसे वर्ण विचार है पहला नंबर, तो वर्ण विचार अगर अच्छा होगा तो 1 नंबर मिलेगा। दूसरा मैंने बताया वश्य विचार, अगर वश्य विचार अच्छा होगा तो उसकी मार्किंग 2 नंबर से होगी। तीसरा आपका है तारा विचार, तो तारा विचार अगर अच्छा है तो उसकी मार्किंग 3 अंकों से होगी, 3 नंबरों से होगी। चौथा मैंने आपको बताया योनि विचार, अगर योनि विचार मिलते हैं तो उसको 4 नंबर में से मार्क्स दिए जाएंगे। पांचवा मैंने आपको बताया ग्रह मैत्री विचार, अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो आपको क्या मिलेंगे, 5 नंबर। और अगर आपका गण मिलते हैं तो उसके हमें क्या मिलेंगे, 6 नंबर। सातवां जो आपका है भकुट विचार, उसकी मार्किंग 7 नंबरों से होगी, 7 अंकों से होगी। और आठवां जो है आपका नाड़ी विचार, तो उसकी 8 अंकों से मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ मार्क्स जो दिए जाते हैं, जैसे मैंने जो सीरियल नंबर बताया, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका 36 आएगा। तो ये 36 आता है। इन्हीं में से कितने गुण मिलते हैं सबके मिला करके उसे ही हम गुण मिलान करना कहते हैं। तो क्या होता है, जनरली पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चे की कुंडली को लेकर के, बच्ची की कुंडली को लेकर के किसी आसपास के मंदिर में चले गए, पंडित जी के पास चले गए, उनने बता दिया पंचांग देख करके कि साहब आपके तो 18 गुण मिलते हैं, कि आपके तो 20 गुण मिलते हैं, आपके 30 गुण मिलते हैं। और उसको समझ करके माता पिता जी भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा मिलान हो रहा है। लेकिन जब बाद में गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है, उनका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है, तो लगता है कि गुण मिलान करने के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखी से नहीं बीत रहा।
और दूसरे ऐसे हैं जिनने कुंडली का मिलान भी नहीं करवाया, उसके बाद भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखी से बीत रहा है। तो ये भी एक अजीब सी बात हो जाती है। तो जिसका नहीं मिलान होता फिर वो कहता है कि हमने तो मिलान करवाया था, अच्छे गुण मिल रहे थे, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो और वो जिसके गुण नहीं मिल रहे हैं वो भी बड़े अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली बात यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, जैसे 36 मैंने आपको बताया, इनका टोटल 36 आ रहा है, 36। तो जैसे एग्ज़ाम में पास होने के लिए अच्छी डिवीज़न परसेंटेज चाहिए होती है, तो यहाँ भी 36 में से कम 50% मार्क्स तो आवें। तो 50% 36 का होता है 18। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि 18 जिसके गुण मिल जाते हैं तो वो रिश्ता अच्छा माना जाता है। तो ये तो हुआ 50% का। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जितनी अच्छी परसेंटेज होगी, हाई परसेंटेज होगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ भी ये देखा जाता है कि 18 नंबर से जितना अधिक होता है, 18 नंबर से जितना अधिक हुआ गुण, जैसे 20 मिल गए, 35 मिल गए, आपके 30 मिल गए, तो उस रिज़ल्ट को, उस जो गुण आए हैं उससे ये माना जाता है कि ये रिश्ता अच्छा बैठ सकता है। और इस चक्कर में माता पिता भी खुश होकर के आ जाते हैं कि साहब 30 गुण मिल गए, कुंडली अच्छी मिल गई। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस कुंडली मिलान में अष्टकूट का जो मिलान है ये गुण ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा कुंडली में क्या देखना चाहिए कि जैसे आपका मंगलिक दोष है या नहीं है, आपका लगन का मिलान होता है कि नहीं होता है, भाव का मिलान होता है कि नहीं होता है, नवमांश का मिलान होता है कि नहीं होता है। क्योंकि एक्चुअल में कुंडली में नवमांश कुंडली ही पति पत्नी की बताई जाती है कि अगर पति पत्नी का अच्छा योग देखना है तो नवमांश कुंडली भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आपके कुंडली में विष कन्या या विष पुरुष योग तो नहीं है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि आपके तलाक का योग तो नहीं है, विधवा होने का योग तो नहीं है, वर की आयु लंबी है कि नहीं, कि पत्नी की आयु कैसी है। तो ये कालसर्प योग का भी दोष देखा जाता है। तो ये सब योग भी कुंडली मिलान करके दोनों की कुंडली भी मिलवानी चाहिए। अब जनरली क्या है, जैसे मंदिरों में पंडित जी लोग बैठे हैं, पंचांग लेकर के देख दिया कि साहब इसके 28 गुण मिल गए, रिश्ता लिख देंगे, रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को भी इग्नोर कर जाते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम का विषय बन जाता है और इस वजह से भी रिश्तों में खटास आ जाती है, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी मिलान करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से, आप ये मिलान करवाएं, अच्छे पंडित जी से मिलान करवाएं जो इन सब चीज़ों को भी एक बार निगाह से निकाल ले, उसके बाद ही कोई वो डिसीजन दे। तो उससे क्या है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन, जो भी शादी करता है उसका दाम्पत्य जीवन सुखी से निकले, इससे बढ़कर की कोई बात हो भी नहीं सकती। अब यहाँ जो अष्टकूट मिलान का मैंने आपको बताया, वर्ण विचार किसे कहते हैं। यहाँ जो देखने वाली बात है वर्ण विचार की, यहाँ साधारणतया एक्चुअली में ये वर्ण विचार का मतलब ये नहीं है कि साहब ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत हम वर्ण विचार इसको समझें। वर्णों की व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है, 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। यहाँ जो ये वर्णों का विचार किया गया है ये राशियों को लेकर के किया गया है। मतलब वर्ण विचार जो 12 राशियाँ हैं ये कौन कौन से वर्णों की होती हैं, तो यहाँ राशियों को वर्णों में बांटा है। यहाँ जो वर्ण एक्चुअल में होते हैं उसको अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, यहाँ राशियों को वर्णों में बांटा है कि कौन सी राशि किस वर्ण में आती है, उसके अकॉर्डिंग वर्ण विचार किया जाता है। तो यहाँ आपको पता है 12 राशियाँ होती हैं। पहली राशि आपकी है मेष राशि, दूसरी वृष राशि, तीसरी आपकी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, 5वीं सिंह राशि, 6ठी कन्या राशि, 7वीं तुला राशि, 8वां वृश्चिक राशि, 9वीं आपकी धनु राशि है, 10वीं आपकी मकर राशि है, 11वीं कुंभ राशि है और 12वीं मीन राशि है। इस तरीके से जो ये 12 राशियां हैं इन्हीं को 4 वर्णों में बांटा गया है। तो कौन सी राशि किस वर्ण में आती है तो ये भी मैंने यहाँ लिख रखा है
कि जैसे 1 5 9, 1 5 9 का मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो राशि है वो क्षत्रिय राशि कहलाती है। दूसरा जो है 2 6 10, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये वश्य राशि में आती है, वैश्य राशि भी इसको बोलते हैं। 3 7 11 शूद्र राशि। शूद्र राशि मतलब मिथुन, तुला और कुंभ जो ये राशि हैं वो शूद्र राशि में आती हैं। इसके बाद कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण राशि के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से इन 12 राशियों को 4 वर्ण में बांटा है। तो मतलब 3 राशि एक एक वर्ण की हो गई। एक एक वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की हो गई। यहाँ जो वर्ण विचार, आप ये इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि यहाँ जो वर्ण विचार होता है वो ये होता है कि लड़के का वर्ण लड़की के वर्ण से उत्तम होना चाहिए। अगर लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से उत्तम है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ जो वर्ण की व्यवस्था है, मान लो जैसे पति आपका वर जो है क्षत्रिय वर्ण का है और पत्नी शूद्र वर्ण की है, वधू जो है वो शूद्र वर्ण की है, तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि वर्ण विचार में 1 लिखा हुआ है, 1 से ज़्यादा दे भी नहीं सकते हैं, तो उसको 1 अंक मिल जाएगा। 1 अंक का मतलब ये हो गया कि लड़के का वर्ण लड़की के वर्ण से उत्तम है। तो लड़के का वर्ण ही उत्तम रहना चाहिए। अगर लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से उत्तम है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है, नारद जी ने भी अपनी बुक में लिखा है कि अगर लड़की का वर्ण उत्तम है लड़के के वर्ण से तो उसके पति की डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ नहीं होती है तो क्या हो सकता है कि संतान वृद्धि, संतान में भी दिक्कत आ सकती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा नारद जी ने लिखा है अपने शास्त्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेथ भी हो जाए और जो भी बात हो जाए, अगर दोष भी है, दोष लगता भी है तो इसके उपचार भी बताए गए हैं, इसका परिहार भी बताया गया है कि अगर क्या होने से इसका परिहार हो सकता है। तो यहाँ ऐसी टेंशन और चिंता पालने वाली कोई बात नहीं है कि साहब पति मर जाएगा, कि पत्नी मर जाएगी, कि संतान में दिक्कत आएगी। इन दोषों के परिहार भी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लड़के का वर्ण उत्तम होना चाहिए लड़की के वर्ण से। तो उत्तम में जैसे मैंने बताया, लड़का अगर क्षत्रिय वर्ण का है और लड़की आपकी शूद्र वर्ण की है तो लड़का कंट्रोल कर सकता है लड़की को, और यही होना चाहिए कि लड़के के कंट्रोल में लड़की होनी चाहिए। या मैं इसको दूसरी भाषा में मैं ये कह दूं कि लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से कमज़ोर होनी चाहिए, लड़की दबनी चाहिए लड़के से। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री है या लड़की है या कन्या है, पहले तो उसका ध्यान माता पिता रखते हैं, उसके बाद उसके पति रखते हैं, उसके बाद जो है लड़की कन्या या जो भी है उसका ध्यान शादी हुए बाद में तो पति रखता है, उससे पहले माँ बाप रखते हैं और उसके बाद में, और जब आयु अधिक हो जाती है तो फिर बेटा उसका ध्यान रखता है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि कन्या दबनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कन्या का स्वभाव कोमल होता है, मृदु होता है। तो कन्या कोमल ही रहनी चाहिए जो पति के वश में रहे। तो इसलिए पति का जो वर्ण है वो अच्छा होना चाहिए। अब अगर लड़की मान लो क्षत्रिय वर्ण की हो गई और लड़का शूद्र वर्ण का हो गया तो यहाँ उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से उत्तम है। तो यहाँ ये देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक बता दिया वर्ण विचार में। जैसे तो आजकल इतने सॉफ्टवेयर हैं, आप अपना नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, टाइम डालोगे और प्लेस डालोगे तो आपकी कुंडली का मिलान वो 1-2 सेकंड में ही कर देता है डालने के साथ ही। तो कुंडली का मिलान तो ऑटोमेटिक हो जाता है, मिल भी जाता है। लेकिन हमें ये तो पता हो कि अष्टकूट मिलान क्या होता है। अगर मान लो आप किसी से मिलवाने भी जाएं तो कम से कम थोड़ी सी नॉलेज हो तो
उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी पंडित जी के पास आप जाएं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएं तो कम से कम हमें इतनी सी नॉलेज हो कि हम उससे 2-3 बात अपने मन की भी पूछ सकते हैं इस विषय पर। तो अब यहाँ वर्ण विचार का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लड़के का वर्ण उत्तम होना चाहिए लड़की के वर्ण से। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर लड़के का वर्ण उत्तम नहीं है तो वहाँ 0 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो आप अष्टकूट मिलान देख रहे हो और उसको देख रहे हो तो आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि लड़के का वर्ण उत्तम है, जब ही 1 मार्क्स मिला है। और अगर नहीं मिला 0 मार्क्स तो लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से ज़्यादा अच्छा है। तो मैं समझता हूँ आज का ये टॉपिक वर्ण विचार का समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया है तो कृपया आप इन चीज़ों को समझें और समझ करके ही थोड़ी नॉलेज होगी तो थोड़ा आप लोग पूछ भी सकते हैं। अगर मेरा आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, ये वर्ण विचार समझ में आया हो, तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में भी शेयर करें। और इन बातों से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मेरे अंदर भी ये रहेगा कि मैं आगे की वीडियो भी बनाऊं। अब अगला टॉपिक हम लेंगे वश्य विचार का। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगली उसमें फिर मिलेंगे और आप मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।